हाय फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की जो 2019 के अंदर आपके मेंस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। देखो क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरीके से आए थे क्वेश्चंस, देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेंस 2019 के पेपर के अंदर क्या पूछा गया था। लास्ट पेपर 19 का ही हुआ था, 2020 की तैयारी अभी आप कर ही रहे हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, द होटल्स वर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। आपके बनारस के अंदर फेस्टिवल के लिए होटल्स जितनी भी हैं वो पूर्ण रूप से क्या थे, बुक थे। अब आपने कह दिया सेंटेंस द होटल वर, होटल्स आपने प्लूरल लिखा हुआ, वर आपकी वर्ब तो ठीक है, लेकिन आपने कह दिया हैवी बुक्ड। हैवी एक एडजेक्टिव होता है, हैवी क्या होता है, एक एडजेक्टिव। आपको क्या लगानी है, वर्ब के बीच में कोई भी यदि हम कोई पार्ट लिखते हैं तो वो हमेशा एडवर्ब होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई वर्ब का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, एक सेंटेंस में अधिकतम 5 वर्ब आ सकते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो 4 और पैसिव का सेंटेंस है तो 5 वर्ब आ सकती है। उस वर्ब के बीच में तुम कुछ भी वर्ड यदि ऐड करोगे तो वो वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब होती है। कंजंक्शन की बात अलग है, आप एंड बट वगैरह कंजंक्शन लगा सकते हो, वो बात अलग है। प्रेपोजिशन लगा करके हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं, वैसे प्रेपोजिशन जोड़ सकते हैं, वो बात अलग है। बाकी यदि जो भी वर्ड आप एक्स्ट्रा यूज करते हो तो वो क्या होता है, एडवर्ब होती है। इवन नॉट भी एक एडवर्ब होती है। तो यहां लिखा हुआ है कि द होटल वर हैवी बुक, तो हैवी बुक नहीं, आपको कहना पड़ेगा एडवर्ब, हैवी की जगह हैवी एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। आपको कहना पड़ेगा हैवीली बुक्ड। क्या कहोगे, हैवीली बुक्ड। तो यहां लिखा हुआ है आर हैवी बुक्ड, आ तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, और आर हैवी बुक्ड ये वैसे ही गलत हो गया। हैवीली बुकिंग, बुकिंग यहां पर कोई होटल्स तो किसी को बुक कर नहीं रही है, होटल ही तो बुक है। तो सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होना ही चाहिए। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस हम रख नहीं सकते, तो वर हैवीली बुकिंग आपकी गलत हो जाएगा सेंटेंस। आप ये कह सकते हो कि वी वर बुकिंग सम होटल्स, तो उस अर्थ में तो आ जाएगा क्योंकि हम होटल्स को बुक कर रहे हैं, लेकिन होटल्स बुक हो चुकी है तो आपको पैसिव वॉइस कहना पड़ेगा, ठीक है। तो वर हैवीली बुक्ड, तो यहां पर हैवीली एडवर्ब आ रही है और बुक्ड यहां पर पैसिव वॉइस अपने आप ही बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा कि द होटल्स वर हैवीली बुक्ड फॉर द फेस्टिवल्स इन बनारस, ठीक है ना। तो बनारस के अंदर फेस्टिवल होने के कारण होटल्स जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, बुक हो गई थी, ठीक है। चलो बहुत आसान है, इसमें पैसिव वॉइस कॉम्बिनेशन है सेंटेंस के अंदर आपका, ठीक है, और एडवर्ब और टेंस का अपना कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हैवी तो आपका एडजेक्टिव होता है, हैवी लोड यदि आपने कह दिया, ठीक है ना, हैवी पावर। चलो यहां देखो आपका सेकंड वन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेंटेंस अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट। अब आप कह रहे हो कि अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, पहली बात तो अ टीम कह रहे हो तो हैव तो हम लगा नहीं सकते, आपको हैज लगाना पड़ेगा। तो प्लूरल तो गलत हो गया, आपको सिंगुलर कहना पड़ेगा, तो इंप्रूवमेंट इसमें करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया। अब आप कह रहे हो अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, फिर आप कह रहे हो कि हैव की जगह हैज कहना पड़ेगा, हैज बीन डिस्कवर्ड 4 new species of horned frogs in the नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब यहां सेंटेंस में कह रहे हो कि अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, और फिर आप कह रहे हो डिस्कवर्ड किया, हैव बीन डिस्कवर्ड, हैव बीन डिस्कवर्ड, तो यहां पर क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब आप कह रहे हो कि ये जो आपका फ्रॉग्स है, उन फ्रॉग्स ने क्या बायोलॉजिस्ट की टीम को थोड़ी डिस्कवर किया है, यहां क्या है, क्या कि बायोलॉजिस्ट की जो टीम है उसने डिस्कवर किया है। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होगा, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब एक्टिव वॉइस होगा तो बीन हटेगा, बीन हटेगा, तो अब क्या कहोगे, यहां पर हैज बीन डिस्कवर्ड आप नहीं कह सकते क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। हैज बीन डिस्कवरिंग आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, ठीक है, और हैज डिस्कवर्ड, अब यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंस नहीं है क्योंकि आगे हम कहीं कोई टाइमिंग फ्रेज आप यहां दे नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा हैज डिस्कवर्ड। क्या कहोगे, हैज डिस्कवर्ड। तो आप कहोगे अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, क्या कहोगे, हैज डिस्कवर्ड 4 न्यू स्पेसीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग्स। आप कह रहे स्पेसीज को आपने क्या किया है, डिस्कवर किया है। या हैज बीन डिस्कवर्ड कहोगे तो स्पेसीज ने क्या किया है,
टी मोबाइलोजिस्ट को क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में नहीं बल्कि सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहले पेपर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस बने हैं इसमें दोनों ही क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस के सेंस में दे दिया। पहला आपका पैसिव होना चाहिए था, सेकंड आपका एक्टिव होना चाहिए सेंटेंस, और साथ में आपको टेंस का कॉम्बिनेशन आपको पूछा है, ठीक है। बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन है, ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज इसमें करेगा कि आपको इसमें परफेक्ट रखना, पैसिव रखना चाहिए कि एक्टिव रखना चाहिए सेंटेंस, ये कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ आना चाहिए। यदि यहाँ पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से नहीं बैठ रहा है, मीनिंग, ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस है वो वहां पर गलत चला जाता है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंस में आपको पता होना चाहिए कि मेंस के एक पेपर के अंदर टोटल आपके कौन से ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22 क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं एक पेपर के अंदर, ठीक है ना। 22 क्वेश्चंस आते हैं, 3 पेपर हुए थे आपके टोटल, तो टोटल आपके 66 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें से आपके 33 आज वाली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, आउट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, आउट ऑफ होता है, ठीक है ना। देन आप देखो आगे गलती कर दी। पहली बात तो हार्डली से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, आप वेल नोन रूल है, एक सिंपल सा रूल है, एक सरल सा रूल है, ठीक है ना, कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली से जब भी सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब यदि होती है उससे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपको इन्वर्जन करना पड़ता है। तो इन्वर्जन तो इसने कर दिया कि हेड को पहले ले लिया और स्टेप को आपने बाद में ले रखा है, तो इन्वर्जन आपने ऑलरेडी इसमें कर चुके हो, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि बिल्डिंग देन वी गेट, पहली बात तो हार्डली के साथ में, हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली के साथ देन नहीं, आपको वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैन कहां पर आ रहा है? आपके डी ऑप्शन में। और दूसरी बात यहां पर वर्ब आपने क्या कर दी? गेट कर दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, जबकि आपका सेंटेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म चल रहा है तो पास्ट का परफेक्ट है। तो एक तरफ पास्ट का परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट का सिंपल टेंस आएगा, ना कि प्रेजेंट का सिंपल टेंस आएगा। तो गेट की सेकेंड फॉर्म आपको गोट कहना पड़ेगा, तो आपको कहना पड़ेगा व्हेन वी गॉट। तो हार्डली के साथ वैन का इस्तेमाल, हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली के साथ वैन का इस्तेमाल होता है, वैन या बिफोर भी लगा सकते हैं आप। और आगे आप परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस है पास्ट का, तो उधर पास्ट का सिंपल टेंस आ जाएगा। और इन्वर्जन आपको करना पड़ता है, जो इन्वर्जन इसने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। काफी सरल क्वेश्चन है ये, तो प्री लेवल का क्वेश्चन है, आपके मेंस में पूछा है। देखो हाँ, फोर्थ, हालांकि एसएससी ने प्री और मेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं किया है, 2019 के मेंस के क्वेश्चन सरल ही हैं, इतने मुश्किल नहीं है। देखो, आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। अब इन केस ऑफ या ऑफ को भी अंडरलाइन करो। इन केस ऑफ का तो मतलब होता है हो सकता है उस कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है ना, उस समय। इन केस ऑफ बीइंग टायर्ड, अब आप कह रहे आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग टायर्ड, इन केस ऑफ मतलब उस आगे आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कह रहे, जैसे आप कहिए इन केस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, कॉल ऑन दिस नंबर, आपने कहिए इस, यदि गाड़ी खराब होने की स्थिति में इस वाले नंबर पे कॉल करना। इन केस ऑफ, उसका, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, उस कंडीशन में आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहां ये कहना चाह रहे हो कि बहुत ज्यादा थकने के कारण मैं क्या सो नहीं पाया, मैं अच्छे से सो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब आपने कहते आई कुडंट स्लीप, अब आपने कहते इवन दो, तो खैर कंजंक्शन है, यहाँ इवन दो के बाद ऑफ का इस्तेमाल होगा नहीं। इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर के साथ ऑफ नहीं आता, आपको कहना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। इसका मतलब हो गया कि आई कुडंट स्लीप इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा थके हुए होने के बावजूद भी मैं क्या है, सो नहीं पाया। तो इसका मतलब है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, तो आपको कहना पड़ेगा के बावजूद, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि आई कुडंट स्लीप इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, आपके बहुत ज्यादा थके होने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया था, तो आई कुडंट स्लीप। क्लियर है? चलो, तो आपने कह दी कि आप इसकी जगह डेस्पाइट भी यूज कर सकते थे, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ आप लगा नहीं सकते, आप सीधा डेस्पाइट भी कह सकते थे। आई कुडंट स्लीप डेस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, डेस्पाइट कहोगे तो बीइंग वेरी टायर्ड, फिर आपको ऑफ नहीं लगा सकते थे, आप सीधा इस तरीके से भी कह सकते थे। आपने कह दिया आई
couldn't sleep, और सीधा आप इसकी जगह डेस्पाइट कह देते। तो डेस्पाइट के साथ ऑफ तो लगा नहीं सकते, लेकिन डेस्पाइट के बाद आने वाली वर्ब तो जिरंड आपको लगानी ही पड़ेगी, बीइंग वेरी टायर्ड, बीइंग वेरी टायर्ड, ठीक है ना, डेस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। प्रेपोजिशन कोई सा भी हो, उसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में मींस जिरंड होना जरूरी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द घाट्स इन बनारस, बनारस से क्वेश्चन बन रहे हैं देखो, हाँ, वर वेरी क्राउडेड, द घाट्स ऑफ बनारस कह रहे हो, वर आ रहा है, ठीक है, प्लूरल होना चाहिए। वेरी क्राउडेड, वेरी क्राउडेड पैसिव वॉइस कह रहा है कि वो घाट से पूरे के पूरे क्या थे, क्राउडेड थे, सेंटेंस पैसिव है। फिर आप कह रहे हो बट वी वर एबल टू वॉच, वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली, आप कह रहे हो कि घाट्स पूरे के पूरे क्राउडेड थे और हम क्या है, क्लियरली गंगा आरती है वो देख पाए, हम गंगा आरती क्लियरली देख पाए। तो आप यहां पर बट सेंस में आप कह रहे हो क्या आना चाहिए, देखो बट वी वॉज तो आएगा नहीं, बट वी वर आपको कहना पड़ेगा, और आप कह रहे हो सेंटेंस में दी घाट से बनारस वर वेरी क्राउडेड, अब वर कह रहे हो, ठीक है, और बट वी वर एबल टू वॉच, अब वी वर एबल टू वॉच, देखो बट वी आर एबल टू वॉच, आर तो आपको प्रेजेंट है, आप सेंटेंस पास्ट के बारे में कह रहे हो, वी वॉज हम कह नहीं सकते। सो वीवर, यदि आप सो वीवर कहोगे तो इसलिए होगा, आप कह रहे हो कि घाट्स जो है बनारस के अंदर वो पूर्ण रूप से क्राउडेड थे, पूरे क्राउड थे, इसलिए हम वहां पर गंगा आरती क्लियरली देख पाए। ये तो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो यहां सेंटेंस में सो हम नहीं कह सकते, आपको सेंटेंस में क्या कहना पड़ेगा, बट ही कहना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या कहोगे बट, तो सेंटेंस में आपको कहना पड़ेगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, सेंटेंस अपने आप में ही आपका करेक्ट है। यहां कह रहे हो सेंटेंस कि बनारस के अंदर के घाट जो हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होने के कारण, क्राउडेड थे, लेकिन फिर भी हम क्या है, गंगा आरती को बहुत अच्छी तरीके से देख पाए, ठीक है ना, बट वी वर एबल टू वॉच, क्या कहोगे, बट वी वर एबल टू वॉच, तो यहां पर बट ही कहना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अल्दो और दो का इस्तेमाल भी यहां पर कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, यहां किसी भी तरह की कोई सी भी आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कंजंक्शन टॉपिक से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, एट फर्स्ट आता है तो पास्ट टेंस होना चाहिए, तो कुडंट बिलीव, ठीक है, पास्ट आ रहा है, सो आप कह रहे ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। आपको पता है कि द मोस्ट नहीं, द मोर कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, द मोस्ट नहीं, द मोर का सेंस रहता है कंपैरेटिव डिग्री, जब आप पैरेलल कंपैरिजन करते हैं, जब हम पैरेलल कंपैरिजन करते हैं दो कंपैरेटिव डिग्री का, तो दोनों तरफ आर्टिकल द आपको लगाना होता है, द मोर, ठीक है ना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है ना, जितना तुम ज्यादा सीखोगे उतना तुम ज्यादा कमाओगे, तो द मोर का सेंस आपका आना चाहिए, ठीक है। फिर आप कह रहे हो सेंटेंस में ऑलमोस्ट आप कह नहीं सकते, बट द मोर, अल्दो द मोर कहोगे, या आप सेंटेंस में नो करेक्शन रिक्वायर्ड आप कहोगे, ठीक है ना। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, आप कह रहे कि पहली दफा तो उसने इस बात पर भरोसा नहीं किया, फिर आप कह रहे कि सो द मोर ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू, सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, तो आपको यहां पर सो इसलिए नहीं, लेकिन फिर भी तो आपको यहां पे बट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि सो का इस्तेमाल करोगे, अल्दो का सेंस भी यहां आएगा नहीं, आपको कहना पड़ेगा बट द मोर, ठीक है ना, क्या कहोगे, बट द मोर, तो ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट बट द मोर ही थॉट अबाउट इट, ठीक है ना, लेकिन जैसे जितना ज्यादा उसने उस बारे में सोचा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा उसे वो खरीदने के लिए, मतलब उसे वो सही लगा, ठीक है। चलो, तो द मोर कंपैरिजन क्या कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री का सेंस है, यहां पर पैरेलल कंपैरिजन आप कर रहे हो, और यहां पर बट कंजंक्शन आप यहां पर यूज है वो कर रहे हो साथ ही साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस अपीयर्स to be the handiwork of someone who to belong या who belongs,
आपको कहना पड़ेगा हु बिलोंग्स। क्या कहोगे? हु बिलोंग्स। बिलोंग एक स्टैटिक वर्ब है, तो इज बिलोंगिंग आप कह नहीं सकते, विच हम लगा नहीं सकते क्योंकि समवन लिखा हुआ है वहां पर। तो आप कहोगे कि दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क ऑफ समवन हु बिलोंग्स टू अ क्रिमिनल गैंग। ठीक है ना, समवन आपका यहां पर सिंगुलर है, समवन सिंगुलर होने की वजह से वर्ब आपकी सिंगुलर कहनी पड़ेगी, बिलोंग्स, तो हु बिलोंग्स। कुछ क्वेश्चंस तो खैर बहुत सरल हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। चलो, हाँ, वाइल एविका वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग द प्लांट्स मीन्स प्लांट्स को पानी देना, पौधों को पानी देने की बात कर रहे हो। वाटर एक वर्ब के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो वाइल एविका वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, जब एविका क्या कर रही थी, प्लांट्स को पानी दे रही थी, उस दौरान क्या हुआ, दे स्टार्ट रैनिंग या इट स्टार्टेड रैनिंग, इट स्टार्टेड रैनिंग। आप दे नहीं कहना पड़े, दे स्टार्ट तो कैसे कहोगे, कोई व्यक्ति किसी रैनिंग को स्टार्ट थोड़ी कर रहा है, इट स्टार्टेड रैनिंग कहना पड़ेगा। वॉज वाटरिंग कहना चाह रहे हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं पास्ट का सिंपल टेंस ही कहना पड़ेगा, इट स्टार्टेड रैनिंग। स्टार्ट अपने बाद में जिरंड के रूप में जिरंड लेता ही है, स्टार्ट रैनिंग, स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट कुकिंग। ठीक है ना, तो इस तरह हम क्या कह दिया, इट स्टार्टेड रैनिंग। तो दे स्टार्ट रैनिंग नहीं बल्कि इट स्टार्टेड रैनिंग। आपको पास्ट टेंस कहना पड़ेगा, इसके इट के साथ स्टार्ट तो हम कह नहीं सकते, स्टार्ट्स करना पड़ेगा जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं तो। ठीक है ना, दे स्टार्ट रैनिंग, दे तो क्यों स्टार्ट करेंगे किसी रैनिंग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सी इटसेल्फ, सी इटसेल्फ नहीं, सी हरसेल्फ कहना पड़ेगा पहले तो, और वर्ब आर नहीं वर्ब इज कहनी पड़ेगी। तो सी हर सेल्फ इज, क्या कहोगे, सी हर सेल्फ इज, ना कि सी के साथ वन सेल्फ क्यों कहेंगे, सी के साथ हर सेल्फ कहना पड़ेगा, और सी के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो सी हर सेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन ऑफ हर्स। ठीक है ना, ओके, तो यहां पे क्या कहना पड़ेगा, सी हर सेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल, वो खुद ही अपनी इस सिचुएशन की जिम्मेदार है। तो सी हर सेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो हर सेल्फ इज। हाँ, 4 people वर इंजर्ड, पैसिव वॉइस है, 4 people वर इंजर्ड, 4 लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। आफ्टर अ कार वर इंजर्ड, आफ्टर अ कार सडनली केम फॉर अ हाल्ट इन आउटर दिल्ली। केम तो कहना पड़ेगा, खैर पास्ट टेंस कह रहा है यहां पर, तो केम तो आएगा, यहां कम कह नहीं सकते, आपको केम कहना पड़ेगा, और केम टू अ हाल्ट होना चाहिए आपका, ना कि केम फॉर अ हाल्ट। केम टू अ हाल्ट आपकी इडियमेटिक फ्रेज है, ये एक इडियम्स होती है, केम टू अ हाल्ट, ये आपकी इडियम्स होती है, केम टू अ हाल्ट, जहां पर अर्थ होता है अचानक किसी चीज का रुक जाना, अचानक रुक जाना, केम टू अ हाल्ट। ठीक है ना, केम टू अ हाल्ट अचानक रुक जाना, इसका मतलब होता है अचानक रुक जाना। ब्रेक डाउन की कंडीशन जब आती है उस कंडीशन में ब्रेक टू ए हाल्ट कहते हैं, केम टू ए हाल्ट कहते हैं। तो 4 people वर इंजर्ड आफ्टर अ कार सडनली केम टू ए हाल्ट इन आउटर दिल्ली। ठीक है ना, आउटर दिल्ली कहो चाहे आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली कहो। ठीक है, तो केम टू अ हाल्ट अचानक रुक जाना, तो केम टू ए हाल्ट एक इडियमेटिक फ्रेज है आपका। चलो नेक्स्ट, कुछ आपके इडियमेटिक फ्रेज भी आ जाते हैं कभी कभी आपके, ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, इट वॉज हिम हु एनकरेज्ड आई। सेंटेंस पूरा का पूरा प्रोनाउन टॉपिक से है, आपको पता होना चाहिए कि बी वर्ब जब भी कभी आती है तो बी वर्ब के बाद में आने वाला प्रोनाउन कभी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता, उन्हें हमें सब्जेक्टिव केस में रखना पड़ता है। बाकी यदि नाउन है आगे तो पजेसिव केस वगैरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर यदि आगे सीधी वर्ब है तो आपको सब्जेक्टिव केस ही यूज करना पड़ता है। ये जो बी वर्ब होती है ना आपकी वर्ब है कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग और टू बी भी होती हैं, लेकिन जनरली इनका ध्यान रखना कि इनके बाद आप प्रोनाउन का कौन सा सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ता है। आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज है वो नहीं कर सकते, आपको वी कहना पड़ेगा, आप अस का यूज है वो नहीं कर सकते। यू तो खैर दोनों में कॉमन होता है, यू तो कॉमन होता है दोनों में, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। 5 ही ऐसे वर्ड होते हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में अलग अलग होते हैं। आपको सी कहना पड़ेगा, हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आपको ही कहना पड़ेगा, हिम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, आपको दे कहना पड़ेगा, आप देम नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है ना, तो आई, वी,
सी, ही और दे, ये 5 ही ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में अलग अलग होते हैं। तो बी वर्ब के बाद में ध्यान रखना, आपको प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में यूज करना पड़ेगा। तो आपको यहां तो पहले ही कहना पड़ेगा और फिर आप कह रहे हो इट वॉज ही हु एनकरेज्ड आई, हु एनकरेज्ड कह रहे हो तो आपको यहां ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, तो एनकरेज्ड मी कहना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, ही हु एनकरेज्ड मी, ही हु एनकरेज्ड आई, him who encouraged me, क्या कहोगे, he who encouraged me। तो it was he who encouraged me when I was feeling low, ठीक है ना। ओके, ये वो है जिसने मुझे एनकरेज किया जब मैं लो महसूस कर रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो सरल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे आपके। शी वॉज टू स्टार्टर्ड एट फर्स्ट, देखो एट फर्स्ट जब भी कभी आता है ध्यान रखना पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। सी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट, 2 + 2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना 2 + 2 इन्फिनेटिव आता है। से नहीं, टू से कहना पड़ेगा, क्या कहोगे, टू से। और आपको पता है कि समथिंग का इस्तेमाल हम पॉजिटिव, सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में और टू एनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और टू वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप समथिंग नहीं कह सकते, आपको एनीथिंग कहना पड़ेगा। टू से एनीथिंग, टू से नथिंग भी कह नहीं सकते, नथिंग हम कह नहीं सकते क्योंकि टू के साथ नथिंग का इस्तेमाल हम यूज कर नहीं सकते, तो हमें कहना पड़ेगा टू से एनीथिंग। तो 2 + 2 इन्फिनेटिव का रूल बनता है यहाँ पर, 2 + 2 इन्फिनेटिव का रूल बनता है, 2 + 2 इन्फिनेटिव। और 2 खुद ही नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा, अपने साथ सम का इस्तेमाल नहीं बल्कि अपने साथ किसका यूज करेगा, एनी का यूज करेगा। नथिंग हम कह नहीं सकते क्योंकि नॉट का यूज हम ट्रू के साथ कर नहीं सकते, तो नथिंग हम यूज नहीं करेंगे, एनीथिंग यूज करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सेंटेंस में क्या, से समथिंग, तो आपका यहाँ पर बे इन्फिनेटिव है, आपने कहना पड़ेगा से एनीथिंग नहीं, टू से एनीथिंग आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। तो सी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट, अचंभित होना स्टार्टल्ड के अर्थ में, एट फर्स्ट टू से एनीथिंग बट फाइनली सी ब्लटर्ड आउट द ट्रुथ, लेकिन फाइनली उसने क्या कर दिया, ट्रुथ है वो बता दिया। चलो तो 2 + 2 इन्फिनेटिव का रूल है, कंजंक्शन टॉपिक से बनने वाला एडवर्बियल कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विंटर इवनिंग्स अ हेज ऑफ स्मॉग हैंग इन दिल्ली, हैंग तो कह नहीं सकते, अ हेज ऑफ स्मॉग कहोगे तो आपको हैंग नहीं हैंग्स तो कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हेज ऑफ स्मॉग, हेज आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हैंग कहोगे, हैंग्स कहोगे और हैंग्स कहना पड़ेगा। अब हैंग्स अप कहोगे, इज हैंगिंग ओवर तो कहेंगे नहीं, हैंग्स अप या हैंग्स ओवर, तो ओवर दिल्ली, पूरे के पूरे दिल्ली को ढकने के अर्थ में हैंग्स ओवर कहना पड़ेगा, ना कि हैंग्स अप कहोगे, ठीक है ना, हैंग ओवर दिल्ली, ठीक है ना, हैंग्स ओवर दिल्ली। There were 10 children in the class. 6 of them were crying. 6 of them were crying. पहली बात तो यहाँ पे whose are तो आप कह नहीं सकते, past tense है आपका, who was आएगा नहीं। अब आपके them were crying होना चाहिए था, them were crying है नहीं, तो them का substitute whom इस्तेमाल हो जाएगा सेंटेंस में। whom एक ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट है whom, आपका whom लग जाएगा। तो 6 of whom were crying होना चाहिए था, 6 of them were crying, ठीक है ना, लेकिन आप 6 of whom का इस्तेमाल भी them के सेंस में कर सकते हो, तो आपको कहना पड़ेगा whom were crying। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। यू नीड टू टेक, नीड + टू टेक आ सकता है, टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो। नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री, यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री, आपके केमिस्ट्री में आपको कुछ गाइडेंस लेने की जरूरत है। देखो नीड यहाँ पर मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये नीड एक मैन वर्ब है यहाँ पर, यदि ये हेल्पिंग वर्ब होता तो नेगेटिव सेंटेंस में आ सकता था, यू नीड नॉट टेक सम गाइडेंस, यू नीड नॉट टेक होता तो हम सेंटेंस कह सकते थे, यू के साथ नीड सम कह नहीं सकते, यू नीड टू टेकिंग 2 + 0 का इस्तेमाल हम यहाँ कर नहीं सकते, यू नीड टेक का इस्तेमाल हम करेंगे कर नहीं सकते, क्योंकि सेंटेंस यदि नीड
को मॉडल की तरह यूज करना है तो सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नीड वहां पर एज ए मॉडल की तरह काम करेगा। तो या तो नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड एज ए मॉडल की तरह काम करता है। तो यहाँ नीड एक मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो नीड जब मॉडल की तरह काम करता है तो बी इंफिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब नीड एज अ मैन वर्ब की तरह काम करता है तो अपने बाद टू इंफिनिटिव का यूज करता है। तो यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, या किसी भी तरह के करेक्शन की हमें यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोनिका हैज लर्न तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हैज लर्नड कहना पड़ेगा ना कि लर्न। क्या कहोगे? हैज लर्नड फ्रेंच फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब फॉर ए लॉन्ग टाइम कह रहे हो तो हैज बीन लर्निंग कहना पड़ेगा। फॉर लॉन्ग टाइम कह रहे हो तो हैज बीन लर्निंग। अब हैज लर्नड ऑप्शन में ही नहीं है कहीं, हैज लर्निंग कर नहीं सकते। हैज बीन लर्नड तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, हैज बीन लर्निंग। क्या कहोगे? मोनिका हैज बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय से मोनिका क्या कर रही है? फ्रेंच है वो लर्न कर रही है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आएगा। यदि परफेक्ट होता ऑप्शन में तो परफेक्ट भी बन जाता, लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों साथ में तो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यदि वहां पर टाइमिंग का सेंस दे रखा है तो। अन्यथा आप परफेक्ट टेंस के साथ भी आप टाइमिंग का यूज है वो कर सकते हो। यदि ऑप्शन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो हैज लर्नड भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इफ समबडी अटैक्स यू, इफ समबडी अटैक्स यू, अटैक के बाद ऑन नहीं आता, पहली बात ध्यान रखना। अटैक जब भी वर्ब की तरह काम करता है वो ऑन का इस्तेमाल नहीं करता। आप नाउन है तो ऑन आता है, देयर वाज एन अटैक ऑन अफगानिस्तान, तो वो ऑन आ जाएगा वहां पर, क्योंकि अटैक वो नाउन है, नाउन होने पर ऑन आता है। वर्ब है यदि अटैक तो आप ऑन का यूज है वो नहीं कर सकते। तो इफ समबडी अटैक्स यू, यू नीड्स तो हम कह नहीं सकते, यू नीड कहना पड़ेगा। और यू नीड बी एबल, यू नीड टू बी एबल कहना पड़ेगा। यू नीड टू बी एबल, यू नीड कहना पड़ेगा। और टू प्लस इन्फिनिटिव, टू बी एबल, टू इन्फिनिटिव के साथ बी लगा के एबल आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। तो यू नीड टू बी एबल, यू नीड बीइंग एबल कह नहीं सकते, यू नीड बी एबल हम कह नहीं सकते। तो यू नीड टू बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। इफ समबडी अटैक्स यू, ठीक है ना, यू नीड टू बी एबल, ठीक है ना, यू नीड बी एबल, सीधा बी प्लस एबल। हम नीड यहां पर एज ए मैन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, ये मॉडल नहीं है। मॉडल होता है तो हम उसकी जगह कह सकते हो मस्ट बी एबल, यू मस्ट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। तो मस्ट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ सीधा ही कह देते हैं हम सेंटेंस के अंदर। या यदि नीड एज ए मॉडल की तरह काम करता, लेकिन नीड मॉडल की तरह काम करेगा कब? सेंटेंस नेगेटिव कहना हो या इंटरोगेटिव कहना हो। तो ये नीड मैन वर्ब है, ना कि नीड यहां पर आपका कौन सा मॉडल है। तो नीड मॉडल की तरह नहीं, मैन वर्ब की तरह काम आता है। नीड नॉट बी एबल हो सकता था, नीड नॉट बी एबल, लेकिन ऐसा सेंटेंस में सेंस गलत चला जाएगा। तो हमें कहना पड़ेगा सेंटेंस में, इफ समबडी अटैक्स यू, यू नीड टू बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। यदि तुम पे कोई हमला करता है तो तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना सीखना चाहिए, उसके प्रति योग्य होना जरूरी है। हाँ, द डॉक्टर बैड मी टू टेक, बैड के बाद में जिरन का इस्तेमाल नहीं, टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। टू टेक कहना पड़ेगा। बैड विदा लेने के अर्थ में, आज्ञा लेने के अर्थ में, ठीक है, बताने के अर्थ में, कहने के अर्थ में हम कहते हैं द डॉक्टर बैड मी टू टेक द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। तो बैड मी टू टेक कहो, चाहे एडवाइज्ड मी टू टेक कहो, ठीक है, एडवाइज्ड मी टू टेक, या आप कह दिया बैड मी टू टेक। तो बैड के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। बैड मी टू टेक, यहाँ पर बैड मी टू टेकिंग नहीं कह सकते, बैड मी टू टेक। क्या कहोगे? बैड मी टू टेक, ठीक है ना। तो बैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो आपको टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बैड यहाँ आज्ञा देने के अर्थ में, नेगेटिव होता है फॉर बैड, ठीक है ना। तो बैड, बिड, और कौन सा वर्ब होती है? बिड। बिड की आपकी सेकंड फॉर्म होती है बैड और बैड, और थर्ड फॉर्म होती है बिडन। बिड, बैड और बिडन है ये, ठीक है। नेगेटिव होता है फॉर बिड, इससे तो आप पूर्ण रूप से परिचित हो। फॉर बिड, सेकेंड फॉर्म होती है फॉर बैड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन।
ये तो मेजर वर्ब्स हैं, आप जानते हो। फोरबेड, फोरबिड, फोरबिड का मतलब मना करना होता है, तो इसका मतलब आज्ञा देना, विदा करना, कहना, उस अर्थ में कहते हैं। ठीक है। बैड विशेष कर गुड बाय के साथ, आप इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो तो गुड बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, उसके साथ बैड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। सी बैड मी गुड बाय, ठीक है ना, इस तरह। तो ये बेड है। ठीक है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है बैड, ये वाली फॉर्म है बैड। एक बिड बोली लगाने के अर्थ में होता है बिड, उसकी सेकंड फॉर्म बिडी होती है और थर्ड फॉर्म भी बिडी होती है। लेकिन इस वाले बिड का मतलब होता है बोली लगाना। ये बोली लगाने वाली बिड, बिड और बिड होती है। ये बिड बैड और बिडन होती है। ये आज्ञा देना, कहना किसी को, उस अर्थ में आता है। ठीक है। तो एडवाइस के सेंस में ही इस्तेमाल हो रहा है। टू टेक कहना पड़ेगा आपको यहां सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटेंस कह रहा है द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकम वेट। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग, सो के साथ आपको एज नहीं, यहां पर दैट कहना पड़ेगा। सो दैट का यूज है आपके सेंटेंस में, दैट आएगा। सेंटेंस कह रहे हो कि द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आईज बिकेम वेट। ठीक है ना। सो दैट, सो के साथ एज का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं जब हम डिग्री में कंपैरिजन करते हैं, पॉजिटिव डिग्री जब होती है तो। ठीक है। ही इज नॉट, आपने कह दिया क्या, सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कहना पड़ता है। तो वो कंपैरिजन करते हैं हम आपस में, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री में सो एज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सो दैट का यूज करना पड़ेगा। तो द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आईज बिकम वेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दैट लगाना पड़ेगा सो के बाद। सो दैट का आपका कंजंक्शन पेयर है। इसके लिए आप डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। कंजंक्शन टॉपिक का वीडियो 4th या 5th वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप उस वीडियो को देख सकते हो। कंजंक्शन टॉपिक प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें, वहाँ इनको पूरे कंप्लीट आपको रूल्स मिल जाएंगे। हाँ, एरियल वॉज कन्विंस्ड दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप बिहाइंड हिज बैक। गोइंग ऑन कहना पड़ेगा, ना कि गोइंग। ठीक है ना। आप कह रहे हो कि एयर वॉज कन्विंस दैट समथिंग, अब इज गोइंग तो कहना नहीं, वॉज कहना पड़ेगा। और वॉज गोइंग अप नहीं, वॉज गोइंग ऑन। क्या कहोगे, वॉज गोइंग ऑन। तो क्या कहोगे, एरियल वॉज कन्विंस दैट समथिंग फिशी वॉज गोइंग ऑन बिहाइंड हिज बैक। तो वॉज गोइंग ऑन, ना कि वॉज। पास्ट टेंस तो कहना पड़ेगा, इज हम कह नहीं सकते। टेंस पास्ट जा रहा है, पास्ट के साथ पास्ट कोलोकेशन तो आपको बनाना ही पड़ेगा टेंस का। ठीक है ना। तो वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो पास्ट रखोगे और गोइंग ऑन कहना पड़ेगा, ना कि गोइंग अप कहोगे। गोइंग अप तो चीज ऊपर चढ़ने के अर्थ में आप कहना चाहते हो। हाँ, जमनलाल बजाज वॉज वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन। वन ऑफ कह रहे हो, फ्यू बिजनेसमैन प्लूरल कह रहा है, करेक्ट है। मैन MEN आ रहा है। फिर आप कह रहे हु इनक्योर्ड, पास्ट टेंस है, द wrath ऑफ द ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट। फॉर वैट, फॉर भी सही है और फॉर के बाद जिरंड आती है, तो फॉर सपोर्टिंग भी सही है। इन द सपोर्ट ऑफ होता तो आप कह सकते थे सपोर्टिंग आएगा नहीं, टू सपोर्टिंग आएगा नहीं। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। तो जमनलाल बजाज वॉज वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन हु इनकर्ड द wrath ऑफ द ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो फॉर आता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड का इस्तेमाल आप करते ही हैं। तो करेक्ट है आपका फॉर सपोर्टिंग, करेक्ट है। ठीक है ना। सेंटेंस नो एरर, किसी भी तरह की कोई गलती यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, आर न्यू अकाउंटेंट, फॉल तो कह नहीं सकते, न्यू अकाउंटेंट सिंगुलर है तो फॉल्स कहना पड़ेगा। फेल होता तो पास्ट टेंस हो जाता। पहली बात तो फॉल्स कहना पड़ेगा। और फॉल्स सॉर्ट इन नहीं, सॉर्ट ऑफ कहते हैं। फॉल्स सॉर्ट ऑफ, तो फॉल सॉर्ट इन नहीं, फॉल सॉर्ट ऑफ। फॉर सॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना। आर न्यू अकाउंटेंट फॉल्स सॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना। तो उम्मीद से वो खरा नहीं होता, फॉल्स सॉर्ट ऑफ। ठीक है ना। इस तरीके से आपको कहना पड़ेगा। ठीक है। कम होने के अर्थ में कहते हैं आप। ठीक है। फ्रेजल सेंस है आपका फॉल्स सॉर्ट ऑफ। ओके। क्वेश्चन नंबर 23,
a hole in my pocket, a hole in my pocket, there is a hole in my pocket. आप a hole in my pocket थोड़ी कहोगे, आप कहोगे there is a hole in my pocket. ठीक है ना, जेब के अंदर एक क्या है, छेद है. सिंपल है. हाँ, I will accept the responsibility while a time comes, या when the time comes. क्या कहोगे, when the time comes. ठीक है, while नहीं कहोगे, when, जब समय आएगा. तो whenever a time नहीं, when the time. time एक कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है. अ टाइम हम कह नहीं सकते, द टाइम करना पड़ेगा. तो when the time comes, जब समय आएगा, मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लूंगा. ठीक है ना, तो आई एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी when the time comes. ठीक है ना, when the times come, सब समय आएगा. There was an argument about होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. If we sell, पहली बात तो past tense कह रहा है, तो sell तो कह नहीं सकते, हम should कहना पड़ेगा यहां पर. आप कह रहे हो सेंटेंस में कि there was an argument about if we should move to another city. सेंटेंस में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो yes and no की कंडीशन बन रही है यहां पर. यस एंड नो की कंडीशन बनती है, और जब यस एंड नो की कंडीशन बनती है तो इफ की बजाय आपको वेदर का इस्तेमाल है वो करना होगा. ठीक है ना, तो यहां सेंटेंस अबाउट इफ वी शुड मूव कहोगे, या तो ये ऑप्शन होना चाहिए ए, ऑन इफ वी सेल, ये तो गलत हो गया आपके सेंटेंस में. और वेदर वी शुड मूव, वेदर भी आ रहा है, इफ भी आ रहा है, आपको कहना पड़ेगा वेदर. अबाउट वेदर वी शुड मूव. ठीक है ना, जहां यस और नो की कंडीशन आती है आपको वेदर का इस्तेमाल करना होता है. इस सेंटेंस में यदि वेदर वाला ऑप्शन नहीं होता तो इफ वाला भी करेक्ट मान लेते हैं हम, फर्स्ट वन ऑप्शन. ठीक है ना, लेकिन आपको थर्ड ऑप्शन रखना पड़ेगा वेदर. एक बात ये भी ध्यान रखना कि इफ और वेदर की कंडीशन जब आती है आपस में और आपसे पूछे, चॉइस पूछ ले इनमें से कौन सा सही होगा, तो वेदर वाले ऑप्शन को ही आप सही मानिए. 99% वही सही होता है. ठीक है ना, 1% कंडीशन जब भी होती है जहाँ इफ भी करेक्ट होता है. चलो हाँ, 26. द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो डैम्प. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंस आएगा यहाँ पर. तो नॉट ओनली कोल्ड, ठीक है ना, बट ऑल्सो डैम्प कहना पड़ेगा. तो नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो, या नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो, नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो. क्या कहोगे, नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो. नॉट ओनली एंड आता नहीं है, गलत हो गया. नॉट, अब ओनली कोल्ड नॉट ऑल्सो, ये तो आएगा नहीं. नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम्प. ठीक है ना, द प्लेस वॉज नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम्प. नॉट ओनली बट ऑल्सो का सिंपल सा आपका रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन आपका पेयर है. नॉट ओनली बट ऑल्सो. चलो नेक्स्ट. मैनी अ पर्सन, आपको पता है कि मैनी प्लूरल होता है, लेकिन मैनी ए और मैनी एन जब लगाते हैं तो आपकी वर्ब प्लूरल नहीं, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है. ठीक है ना, तो मैनी ए और मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी आपकी सिंगुलर आती है. तो मैनी अ पर्सन कहोगे तो वर्ब आपकी इज आएगी. मैनी प्लूरल होता है, मैनी ए मैनी एन आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं. डिटरमिनर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट डिटरमिनर टॉपिक के अंदर इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम. वर्ब इज आएगी. फिर आपने कहा एबल और अनेबल के साथ टू आता है, ध्यान रखना. एबल और अनेबल के साथ टू, कैपेबल के साथ ऑफ आता है. तो एबल और अनेबल के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है और कैपेबल के साथ ऑफ आता है, तो फिर आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए. तो पहली बात तो इज कहना पड़ेगा, तो आर तो आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, आपको इजी कहना पड़ेगा. और इज कहोगे और इज अनेबल, एबल और अनेबल में टू आता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है. यदि आप कैपेबल ऑफ कहते तो डिस्टिंग्विश कहना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश में आईएनजी लगाना पड़ेगा, डिस्टिंग्विशिंग आपको कहना पड़ेगा, राइट फ्रॉम रॉन्ग. तो मैनी अ पर्सन इज अनेबल टू. ठीक है, मैनी प्लूरल होता है, मैनी ए और मैनी एन आपके सिंगुलर होते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28. वी वर कॉपिंग द प्रॉब्लम्स विद, या कॉपिंग विद द प्रॉब्लम्स, वी कॉपिंग विद द प्रॉब्लम्स, ना कि कॉपिंग द प्रॉब्लम्स विद. विद पहले आएगा, कॉप विद सामना करने के अर्थ में कहता है, कॉपिंग इन द प्रॉब्लम्स नहीं, कॉपिंग विद द प्रॉब्लम्स कहना पड़ेगा. और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, और आगे कहना पड़ेगा टू. तो कॉपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. कॉप विद का मतलब होता है सामना करने के अर्थ में आप कहते हो, तो वी आर कॉपिंग विद द प्रॉब्लम्स. ठीक है ना, एट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 29.
आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर, अब बिफोर लगा दिया तो आई हैव बीन वर्किंग तो कह नहीं सकते। हैव बीन वर्किंग का मतलब है काम अभी भी जारी है, तो काम तो कंप्लीट हो गया ना, तो हैव वर्कड कहना पड़ेगा, ना कि हैव बीन वर्किंग बिफोर। सो आई नो, नो आपका प्रेजेंट का सिंपल है तो टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट ही होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैव वर्कड। आई एम वर्किंग कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बिफोर लगा रहे हो तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, आपको परफेक्ट टेंस कहना पड़ेगा, या तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों, क्योंकि बिफोर लगा दिया तो काम तो वहां पर रुक गया ना, रुक गया काम तो कंप्लीट हो गया, तो हमें परफेक्ट टेंस कहना पड़ेगा। तो आई हैव वर्कड विद चिल्ड्रन बिफोर, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 30। सी आर हैविंग, सी आर हैविंग नहीं, हैव एक स्टैटिक वर्ब है, आपको कहना पड़ेगा सी हैज 2 brothers and 3 sisters, तो आपको कहना पड़ेगा सी हैज, ना कि सी इज हैविंग। हैज एक हैव स्टैटिक वर्ब है, तो हैविंग एज ए पोजीशन के अर्थ में हैविंग नहीं कह सकते। खाने पीने के अर्थ में कहना हो तब आप हैविंग कह सकते हो, वी आर हैविंग लंच, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, उस अर्थ में कह सकते हो आप हैव। बाकी आप हैव का इस्तेमाल एज पॉजिटिव वर्ब, आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे पास एक गाड़ी है तो आई एम हैविंग ए कार, आपको कहना पड़ेगा आई हैव अ कार। एक स्टैटिक वर्ब है हैव, टेंस के टॉपिक में विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या कहना पड़ेगा, सी हैज 2 brothers and 3 sisters। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलके सिबलिंग्स कहलाते हैं, क्या कहते हैं इनको, सिबलिंग्स कहते हैं। सगे भाई जो होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। तो सी हैज 2 brothers and 3 sisters, ठीक है ना, सिबलिंग्स मतलब सी हैज 5 siblings, ठीक है ना, 2 भाई और 3 बहनें हैं तो 5 हो गए, तो सी हैज 5 siblings, ठीक है ना, और दे आर 6 siblings। हाँ, इफ यू हैड आस्क्ड मी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आई हैड टोल्ड यू नहीं, आई वुड हैव टोल्ड यू। परफेक्ट वुड के साथ टेल आपका सेकंड में होता है और विल फर्स्ट में होता है। कंडीशन की टाइप थर्ड है, वुड हैव टोल्ड कहना पड़ेगा। एक सरल सा सिंपल सा कंडीशनल टाइप थर्ड से दे रखा है, ठीक है ना। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है आपके कंडीशन का, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। सेंटेंस कह रहा है कि इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। यदि तूने मेरे को पहले बता दिया होता, यदि तूने मेरे को पहले पूछ लिया होता तो मैं कभी भी, तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कभी सलाह न देता। हाँ 32nd, हाँ, दिस स्टेन कैन बी रिमूव या कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम जूस, कैन बी रिमूव्ड, और रिमूव के साथ बाई नहीं आता, रिमूव विद होता है, रिमूव के साथ विद आएगा, और कैन बी रिमूव्ड और विद कहना पड़ेगा, विद लाइम जूस। आप कह रहे हो कि लाइम जूस से आप क्या, नींबू के जो जूस हैं उससे आप क्या कर सकते हो, ये दो धब्बा है, स्टैन मतलब धब्बे जो होते हैं, निशान जो पड़ जाते हैं कपड़ों वगैरह पे, उनको तुम रिमूव कर सकते हो। कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि स्टैन को ही रिमूव करना है तो सेंटेंस इन पैसिव वॉइस होना चाहिए, ठीक है। तो रिमूव के साथ विद, तो पैसिव वॉइस प्लस प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन है सेंटेंस के अंदर, तो कैन बी रिमूव्ड विद। क्वेश्चन नंबर 33, आई बैट यू कैंट बीट मी बाय चेस। बीट प्लस यदि आप ये कहना चाहते हो बीट इन एनी गेम, तो बीट एट एनी गेम होता है, तो बीट एट एनी गेम, तो बीट एट चेस आपको कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, बीट एट चेस, तो बीट एट अ गेम, ठीक है ना। किसी को आप किसी गेम में हराते हो तो बीट एट चेस, ठीक है ना, ना कि आप ऑन या बाई वगैरह लगाते हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस थे कितने, 33। 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट आपके टोटल क्वेश्चंस है 22 आपके एक में है, तो 3 पेपर हैं, टोटल 66 क्वेश्चंस है, उसमें से 50% 33 हमने इसमें ले लिए, और सेकंड पार्ट में 33 टोटल हो जाएंगे। टोटल आपके 66 क्वेश्चंस है वो आपके पूछे गए थे, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पार्ट आपका है पार्ट सेकंड में इसे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए कॉल इट अ डे, बाय बाय।